हाँ जी, क्या हाल चाल। वेलकम टू मैथ्स मास्टर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं डाटा सफिशिएंसी के बारे में। ठीक है, तो एक वन शॉट वीडियो रहेगा। बहुत ही कमाल का कंटेंट मैंने लिया है। अच्छी बात ये है, सारे जो टियर 2 में सवाल आए हैं मैंने वही लिए हैं। ठीक है, देखो अब डाटा सफिशिएंसी, देखो जैसे बैंक के मेंस में पहले आती थी, वहीं से इन्होंने एक टॉपिक उठाया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे मेंस में देने लग गए। अब डाटा सफिशिएंसी के अपना कोई क्वेश्चन नहीं होता है ना, कि जैसे सिलॉक्स के अपना सिलॉक्स के क्वेश्चंस होते हैं, ब्लड रिलेशन के अपने ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस होते हैं। डाटा सफिशिएंसी आप देखोगे पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट मेनली 90% केसेस से ज़्यादा आपका पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट मिल जाएगा आपको, या फिर ब्लड रिलेशन, कहीं कहीं आपको ब्लड रिलेशन दे देता है। मेनली इन्हीं दोनों टॉपिक से आपको देता है। ठीक है, समझ गए। तो आपको एटलीस्ट भाई पजल सिटिंग अरेंजमेंट आपने कवर किया हो और एटलीस्ट ब्लड रिलेशन कवर किया हो, तब आप ये वीडियो देख रहे होगे। ठीक है, अदरवाइज फिर भी समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस आपको दिए लिखे होते हैं, तो आपको इंस्ट्रक्शंस वगैरह पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैं समझा रहा हूँ कैसे करना है। देखो आपको यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? हाउ इज किशोर रिलेटेड टू सुजाता? क्या कह रहा है भैया? हमसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, सीधा आपको इंस्ट्रक्शंस वगैरह कुछ नहीं पढ़ना, सीधे यहाँ से शुरू करना है। हाउ इज किशोर रिलेटेड टू सुजाता, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन। हाउ इज किशोर रिलेटेड टू सुजाता। अब उसके बाद हमें फिर यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए। हमारे एसएससी में मेनली दो स्टेटमेंट ही देता है। बैंक के मेंस में क्योंकि वहाँ समय भी बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे 3 स्टेटमेंट दे देता है। ठीक है, तो हमें 2 स्टेटमेंट से ही मतलब है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास भाई मेंस में समय भी कम होता है ना, तो 2 ही देंगे आपको। ठीक है, तो हमें क्या करना, कुछ नहीं करना। देखो पहला एक कॉलम बनाओ, यहाँ पे ऐसे करके लाइन खींच दो, यहाँ पे लिखो दूसरा। ठीक है, बस बस हमेशा इसी तरह से आपको करना है। ठीक है, अब जो इन्फॉर्मेशन पहले के लिए बोली गई वो पहले में नोट करनी है, जो इन्फॉर्मेशन दूसरे के लिए बोली गई वो आपको दूसरे में नोट करनी है। क्लियर हो गया? क्या कह रहा है? कह रहा है पहले स्टेटमेंट क्या कह रहा है? नव्या इज द डॉटर ऑफ किशोर। नव्या डॉटर है किशोर की। नव्या क्या है? नव्या डॉटर है किशोर की। क्लियर हो गया? नव्या डॉटर है किशोर की। क्लियर है? यस। अच्छा, आगे कह रहा है विनीता इज द वाइफ ऑफ किशोर। विनीता क्या है? विनीता वाइफ है किशोर की। ठीक है, आई होप आपको बेसिक्स क्लियर होंगे ब्लड रिलेशन के, तभी आप देख रहे हो। ठीक है, सो नव्या बोला उसने डॉटर है किशोर की, विनीता वाइफ है किशोर की। क्लियर है? अब हम देखेंगे दूसरे में क्या बोल रहा है। दूसरे में कह रहा है अमन इज द ब्रदर ऑफ नव्या। अमन क्या है? अमन जो है वो ब्रदर है नव्या का। हमें बस अलग अलग नोट करने, याद रखिएगा। अमन इज ब्रदर ऑफ नव्या। अमन क्या है? नव्या का ब्रदर है। हमें नहीं पता नव्या अभी कौन है। हमें, आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? हमें स्टेटमेंट अलग रखना, 1 अलग रखना है, स्टेटमेंट 2 अलग रखना है। इसकी इन्फॉर्मेशन आपस में मिक्स नहीं करनी है। बात समझ आ गई? हमें मिक्स नहीं करना है, हमें इन्हें इंडिविजुअल ट्रीट करना है। ठीक है, बाकी मैं अप्रोच बता रहा हूँ कैसे करना है। उसने जितना इन्फॉर्मेशन दी बस हमें उतने से ही मतलब। उसने बोला अमन इज द ब्रदर ऑफ नव्या, अलग अलग है, दोनों अलग अलग ट्रीट करना है। ये नहीं कि अच्छा हमें तो पता ही नव्या का है, एक लेडी है तो उसे लेडी बनाना शुरू कर देना है। कुछ नहीं करना, जितना इन्फॉर्मेशन दी बस उतना ही नोट करना है। क्या कर रहा है? अमन इज द ब्रदर ऑफ नव्या, तो अमन क्या हो गया? ब्रदर हो गया नव्या का। बस हम इतना पता है। सुजाता इज द ओनली डॉटर ऑफ अमन। सुजाता इज द ओनली डॉटर ऑफ अमन। क्या बोला उसने? सुजाता इज द ओनली डॉटर ऑफ अमन। बस हमें इतना ही दिया उसने, बस हमें इतना नोट करना है, काम खत्म हो गया। सुजाता इज द ओनली डॉटर ऑफ अमन। ठीक है, हाँ। अब हमसे क्वेश्चन उसने क्या पूछा था? हाउ इज किशोर रिलेटेड टू सुजाता? किशोर सुजाता से कैसे रिलेटेड है? अब इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए, इस क्वेश्चन का आंसर पाने के लिए हम पहले स्टेटमेंट 1 की तरफ जाएंगे और उससे पूछेंगे भैया क्या तुम इसका आंसर दे सकते हो कि किशोर सुजाता से कैसे रिलेटेड है? तो भाई ये नहीं दे सकता, क्योंकि सुजाता का जिक्र ही नहीं किया पहले स्टेटमेंट में। जब जिक्र ही नहीं है सुजाता की, सुजाता कौन एग्जिस्ट ही नहीं कर रही पहले स्टेटमेंट में, तो ये कहां से आंसर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसका मतलब समझ गए? ये ऑप्शन जो है आपका वो कट जाएगा। कौन सा ऑप्शन? स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट। 1 अलोन सफिशिएंट नहीं है भैया। पहला स्टेटमेंट अकेला सफिशिएंट नहीं है इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए कि किशोर सुजाता से कैसे रिलेटेड है, क्योंकि आपने सुजाता का इंट्रोडक्शन ही नहीं दिया है। सुजाता कहाँ एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, पहले स्टेटमेंट में एग्जिस्ट ही नहीं कर रही सुजाता। तो ये ऑप्शन हमारा कट गया कि पहला अकेला सफिशिएंट था आंसर देने के लिए, नहीं सफिशिएंट है। अब हम दूसरे के पास जाएंगे। क्या दूसरा वाला ये आंसर दे सकता है कि किशोर सुजाता से कैसे रिलेटेड है? भाई आपने सुजाता को तो बताया दूसरे स्टेटमेंट में, लेकिन किशोर का जिक्र ही नहीं किया। हमें पता ही नहीं किशोर का, किशोर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। इसका मतलब ये ऑप्शन भी कट जाएगा कि 2 अलोन इज सफिशिएंट। 2 अलोन इज सफिशिएंट नहीं भैया, दूसरा भी अकेला सफिशिएंट नहीं है।
अब हम क्या करेंगे, अच्छा एक ध्यान से आप ऑप्शन, एक और ऑप्शन देखोगे यहाँ पे तो आपको मिलेगा ईदर वन अलोन और टू अलोन इज सफिशिएंट। नहीं भैया, ये भी गलत हो गया। जब ना तो एक अकेला पर्याप्त था इसका आंसर देने के लिए, ना दो अकेला पर्याप्त था इसका आंसर देने के लिए, तो ये भी गलत हो गया ना, ईदर वन अलोन और टू अलोन। जब दोनों ही अकेले इंडिविजुअली आंसर नहीं दे पा रहे तो इधर वाला केस भी गलत हो जाएगा। तो जब तीन ऑप्शन गलत ही हो गए तो चौथा अपने आप सही हो गया ना भैया, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, इसका मतलब समझ गया भाई, एक ऑप्शन तो सही होना ही है ना आपका। अच्छा, तीन ऑप्शन गलत ही हो गए तो एक ऑप्शन अपने आप ही सही हो गया। अब ये कैसे सही है वो मैं आपको समझा देता हूँ। इसके बाद हमें स्टेप क्या करना होता है कि जब दो इंडिविजुअली गलत हो गए, पहले तक समझ गए, मैंने क्या कहा, अब मान लो अब टिपिकल तरीका क्या है कि अच्छा ये गलत हो गया इंडिविजुअली, ये दोनों ये भी नहीं सॉल्व कर पा रहा है, अब इन दोनों को कंबाइन कर दो। भैया पहले ऑप्शन पर तो नजर तो डाल लेते, रिजल्ट ईयर 2 का सवाल है, हमने इधर वाला गलत ही हो जाएगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो और ये दोनों गलत ही हो गए इंडिविजुअल वाले, तो अपने आप तीसरा ऑप्शन सही हो गया, क्योंकि एक ऑप्शन तो सही होना ही था। हाँ, अब मैं बताता हूँ इसके बाद स्टेप में क्या करना होता है। अब हमें इन दोनों को कंबाइन करके देखना है। ठीक है, क्या इन दोनों को कंबाइन करके पहले और दूसरे को मर्ज करके देखो क्या हम आंसर कर पा रहे हैं कि किशोर सुजाता से कैसे रिलेटेड है। तो भैया हमको पता था क्या, स्टेटमेंट 1 से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन पता थी। हाँ, स्टेटमेंट 2 से हमें क्या पता था, स्टेटमेंट 2 से हमें पता था कि जो अमन है वो नव्या का भाई है। अमन क्या है, वो नव्या का भाई है, ये हमें बताया गया था। हाँ, और सुजाता अमन की एकलौती पुत्री, राइट, सुजाता इज द ओनली डॉटर ऑफ अमन, इतना हमें पता था ना। यस, इतना हमें पता था, हमने दोनों को मर्ज कर दिया है ना, कि अमन नव्या वाला रिलेशन और सुजाता अमन वाला रिलेशन। क्या अब हम आंसर कर सकते हैं कि किशोर सुजाता से कैसे रिलेटेड है? बिल्कुल कर सकते हैं भाई, किशोर के सन की डॉटर है ये, यानी क्या है, किशोर की ग्रैंड डॉटर है ये, राइट, और सुजाता का क्या लगता है, ये ग्रैंडफादर हो गया। समझ गए, यानी अब हम आंसर कर सकते हैं। इसका मतलब क्या आंसर लगाओगे, बोथ 1 and 2 टुगेदर आर नीडेड, है ना, 1 और 2 की एक साथ हमें आवश्यकता पड़ेगी इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए, जो कि था कि किशोर सुजाता से कैसे रिलेटेड है, किशोर सुजाता का ग्रैंडफादर। अगर इतनी सी बात आपको समझ आ गई है ना, तो अब थोड़ा सा बस इसमें और बचता है, वो ये है कि कभी कभी क्या करता है ना, जैसे पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट आपको दे देगा, वहाँ पे आपकी पॉसिबिलिटीज़ बन रही होती हैं। अगर आपने पजल सीटिंग अरेंजमेंट मुझसे पढ़ा होगा तो आपको पता होगा वहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ बन रही होती हैं। ठीक है, तो अगर आप वो केस थोड़ा सा होता है कि आपको थोड़ा सा दिमाग चाहिए, पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट में आपको कमांड चाहिए होती है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन देखो, ठीक है, क्या कह रहा है, अब देखो जैसे यहाँ पे बड़ा सा क्वेश्चन दे दिया है आपको, है ना, जबकि यहाँ से छोटा सा क्वेश्चन दिया था कि हाउ इज किशोर रिलेटेड टू सुजाता। ठीक है, बट यहाँ पे क्या दिया, इतना लंबा दे दिया कि भाई क्या 2 4 2 6 लोग हैं जो कि एक सर्कुलर टेबल में बैठे हुए हैं, वृत्ताकार मेज के में बैठे हुए हैं। ठीक है, कह रहा है ईच ऑफ देम फेसेस ईदर द सेंटर ऑफ द टेबल और आउटसाइड, है ना, तो उनमें से जो प्रत्येक है या तो अंदर देखेंगे या बाहर देखेंगे। ठीक है, बेसिक सी चीज है। तो कह रहा है बताओ विच डायरेक्शन डी इज फेसिंग, तो डी किस दिशा में देख रहा है। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीज है, मैं बोलूंगा इसे आप नोट कर लो। ठीक है, तो आपके पास एक सर्कल है, उस पर 6 लोग बैठे, 1 2 3 4 5 6, बट हमें पता नहीं कौन अंदर देख रहा है बाहर देख रहा है, हमें कुछ ये हमें यहाँ से नहीं पता है। ठीक है, इतना ये दिया है, और ये चीज हमें दे रखी कि हमसे पूछा कि डी किस दिशा में देख रहा है, डी किस दिशा में फेस कर रहा है। ठीक है, तो हम बोल देंगे डी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, बस इतना दिया है। अब हम आगे हमें दे रखे 2 स्टेटमेंट्स, है ना, स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 2। इनको इंडिविजुअल लेवल पर ट्रीट करना है, इन्हें अलग अलग ही नोट करना है। ठीक है, तो यहाँ एक भैया 1 लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे 2, और इस तरह से हमें नोट करना है। क्या कह रहा है, बी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एफ। अब सारी पजल सिटी का अरेंजमेंट देख के, अगर नहीं देखा, बी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, बी जो है भैया एफ के सेकंड राइट में बैठता है, बी एफ के सेकंड राइट में बैठता है। फिर आगे क्या कह रहा है, एंड बोथ आर फेसिंग द सेंटर, और दोनों कहाँ देख रहे हैं भैया, दोनों सेंटर की तरफ देख रहे हैं, मैंने दोनों इस तरह से लिखा, और इनसाइड देख रहे हैं। ठीक है, इनसाइड यानी सेंटर की तरफ देख रहे हैं। आगे क्या कह रहा है, ओनली 2 पीपल आर सिटिंग बिटवीन ए एंड ई फ्रॉम द ईदर साइड्स, है ना, केवल 2 लोग बैठे हैं ए और ई के बीच में, चाहे भैया जिधर से गिन लो, चाहे लेफ्ट से गिन लो चाहे राइट से गिन लो, 2 लोग ही मिलेंगे आपको ए और ई के बीच में, ये कह रहा है। आगे क्या कह रहा है, बोथ ए एंड ई आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। अच्छा, ए और ई दोनों सेम डायरेक्शन देख रहे हैं। ठीक है, मैंने लिख दिया ऐसे करके सेम। ठीक, आगे क्या कह रहे हैं, ए इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी। भैया ए जो है बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ठीक है, तो कैसे लिखोगे, ए जो है बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो ऐसे करके काट दोगे। बस इतनी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से पता चली। अब हम स्टेटमेंट 2 देखेंगे, क्या कह रहा है, सी इज फेसिंग द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ बी। अब ये मत कर देना, अच्छा हमें तो पता ही है बी इनसाइड देखता है, इसका मतलब सी देख रहा है आउटसाइड। भैया हमें क्या करना है, इंडिविजुअल लेवल पे ट्रीट करना है, इंडिविजुअल लेवल है, हमें कुछ मतलब नहीं है कि 1 में क्या लिखा है, हमें अब 2 को सेपरेट
तरीके से ट्रीट करना है। क्या कह रहा है, सी इज फेसिंग द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ बी, तो बस इतना लिख दो, सी जो है और बी अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं, बात खत्म, बस खत्म बात। हमें नहीं पता कहाँ देख रहे हैं, कौन सी अंदर बाहर, हमें कुछ नहीं पता, बस पता है सी और बी अपोजिट देख रहे हैं, बस हमें वन से कुछ नहीं उठाना है, ठीक है। आगे कह रहा है डी इज सिटिंग टू द सेकंड लेफ्ट ऑफ सी, डी जो है सेकंड लेफ्ट ऑफ सी के बैठा हुआ है, तो इस तरह से एक पॉइंट बना दिया, बीच में सब बता चुका हूं मैं, ठीक है। डी पजल इन सिटिंग अरेंजमेंट में डी सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, बस ठीक, इतना हमने नोट कर लिया। हमसे क्या सवाल पूछा था कि डी किस दिशा में देख रहा है। अब हम स्टेटमेंट 1 पे आएंगे और देखेंगे क्या हम ये इन्फॉर्मेशन निकाल पा रहे हैं कि डी किस दिशा में देख रहा है। तो आप देखोगे भाई उसने हमें क्या दिया है कि एफ और बी इनसाइड देखते हैं, इतना हमें पता है, और बी जो है एफ के सेकंड राइट में बैठा हुआ है, राइट, यस। तो अब एफ को यहाँ पे ले लो, ठीक है। एफ कहाँ देखेगा, इनसाइड देखेगा, 1 2 छोड़कर बी यहाँ पे आ जाएगा, और ये भी इनसाइड देख रहा है क्योंकि दोनों इनसाइड, समझ गए भाई। एफ को हमने यहाँ पे लिया, यहाँ पे हमने ले लिया बी को, और ये दोनों इनसाइड देख रहे हैं। अच्छा, अब कह रहा है ए बी के पास नहीं आ पाएगा। अगर ए बी के पास नहीं आएगा तो फिर आपको एक यहाँ पे आपकी पॉसिबिलिटी बनेगी, वो आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है। मैं काम करता हूँ, बी को सही से बना देता हूँ, ठीक है। बी को मैंने अजीब सा बना दिया, ठीक है। अरे 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट दीजिए भैया, ठीक है। बी को मैं थोड़ा सही बना देता हूँ, ठीक है ना भाई। बी यहाँ पे आएगा, बी यहाँ पे आएगा, तो पॉसिबिलिटी आपको बनानी पड़ेगी, क्योंकि भाई ए, समझ गया भाई, बी के ए ना तो यहाँ आ सकता है ना फिर यहाँ आ सकता है, तो कहाँ आएगा, या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा, तो एक पॉसिबिलिटी बनी कि नहीं बनी। हाँ, तो मैंने क्या किया, एक बार ए को मैं यहाँ ले लेता हूँ इस जगह पे, हाँ, और एक बार हम ए को ले लेंगे यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है। अब ए से 2 छोड़कर ई है, ए से 2 छोड़कर ई भाई, है ना, तो 1 2 छोड़कर ई यहीं पे आएगा, है ना। उसने कहा था किसी भी दिशा से देख लेना, तो चाहे दो इधर भी, ठीक है, 1 मिनट हो गया, चाहे इधर से देख लो 2 यहाँ से भी है, चाहे इधर से देख लो 2 यहाँ पे भी, ए और ई के बीच में, राइट। इसी तरह से ए से 2 छोड़कर ई कहाँ पे आ जाएगा, ई यहाँ पे आ जाएगा, है ना। चाहे इधर से देख लो, चाहे इधर से देख लो, 2 लोग ही हैं, ठीक है। अब ए और ई सेम डायरेक्शन देख रहे हैं, हमें नहीं पता भाई ए और ई किधर देख रहे हैं, बस सेम बोला है तो आउटसाइड भी देख सकते हैं, इनसाइड भी देख सकते हैं। इतनी इन्फॉर्मेशन उसने हमें दी थी, क्या हम इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ये बता सकते हैं कि डी कौन सी डायरेक्शन में देख रहा है? नहीं बता सकते। इसका मतलब हमारा ये जो ऑप्शन होता है वो गलत हो गया। कौन सा? स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट। नहीं भैया, स्टेटमेंट 1 केवल अकेला सफिशिएंट नहीं है। अब हम स्टेटमेंट 2 के पास चलेंगे। क्या भैया तुम बता सकते हो कि डी किस डायरेक्शन में देख रहा है? तो आपने तो हमें बिल्कुल जरा सी इन्फॉर्मेशन दी थी, हम क्या करते, हमें इसमें कुछ नहीं लिखना है भैया, ये तो 1 के हिसाब से बना करा ना हमने। हम बस इतना पढ़ेंगे क्या कि भैया 6 लोग बैठे थे, मान लो अगर दोबारा बनाने पड़े बना लो, 1 2 3 4 5 6 लोग बैठे थे, ठीक है, और हमसे पूछा था डी किस डायरेक्शन में देख रहा है। अब इस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करो जरा। यहाँ पे सी और बी अपोजिट देख रहे हैं। अच्छा, हमें क्या पता सी और बी कहाँ देख रहे हैं? अपोजिट देख रहे हैं। कहाँ देख रहे हैं? इनसाइड देख रहे हैं, आउटसाइड देख, पता ही नहीं कुछ। और सी के लेफ्ट में डी बैठा हुआ है। अब हमें क्या पता सी बाहर देख रहा है, अंदर देख रहा है, और डी किस डायरेक्शन में देख रहा है, बता ही नहीं पा रहे। इसका मतलब क्या है? स्टेटमेंट 2 अलोन भी, ये भी गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट 2 अलोन ये भी गलत हो गया। अब अच्छा, यहाँ पे इधर वाला हमें दिया नहीं है, तो फिर अब हमारा अगला स्टेप क्या बनता है कि हम इन दोनों को मर्ज करके देखेंगे। क्या इन दोनों को मर्ज करके हम ये आंसर दे पा रहे हैं? क्या इन दोनों को मर्ज करके आंसर दे पा रहे हैं कि डी किस डायरेक्शन में देखता है? इन दोनों को मर्ज कर दो भैया। तो जो हम पहले स्टेटमेंट से जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उसका तो हमने बना ही दिया था। अब जरा इसकी इन्फॉर्मेशन भी उठा लो। तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन हमें क्या मिलती है सेकंड वाले से कि सी और बी अपोजिट देख रहे हैं। इसका मतलब सी क्या होगा, क्योंकि बी तो इनसाइड देख रहा था, इसका मतलब सी देखेगा आउटसाइड। ये मैं क्लियर हो गया? ठीक है। और सी के एक लेफ्ट में डी है, सी के एक लेफ्ट में डी है ना। अब सी अच्छा आउटसाइड देखेगा। तो अगर आप देखो सी को, अब मान लो सी को यहां जब रखोगे, है ना, मान लो सी को या तो यहां रखोगे या फिर यहां रखोगे, राइट। अगर आप सी को यहां रखते हो तो एक छोड़ के लेफ्ट में डी आप रख ही नहीं पा रहे हो। देखो भाई, एक छोड़ के लेफ्ट में डी नहीं रख पा रहे हो। अगर आप सी को यहां भी रखते हो तब भी एक छोड़ के लेफ्ट में डी नहीं रख पा रहे हो, ठीक है। रख भी लेते तो हम बताते कैसे कि डी किधर देख रहा है? उसने तो ये पूछा है ना कि डी किस डायरेक्शन में देख रहा है, हम आंसर नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। चाहे भी इस वाली पॉसिबिलिटी में रख लो, कहीं भी रख लो, ठीक है। अब अगर आप सी को यहाँ बार में रखते तभी लेफ्ट में डी यहाँ पे नहीं आ पा रहा है, सी को अगर यहाँ पे रखते तभी लेफ्ट में डी नहीं आ पा रहा है, ठीक है। आप भी जाते तो बताते कैसे कि वो किस डायरेक्शन में देख रहा है। भाई उसने ये तो सी और बी को अपोजिट बोला ना, सी और डी के बारे में तो कुछ उसने बोला नहीं, बस इतना बोला कि डी इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, बस, है ना। तो यानी इन दोनों को मिलाकर भी हम ये आंसर नहीं दे पा रहे हैं कि डी किस डायरेक्शन में देख रहा है। तो हम क्या बोल देंगे? स्टेटमेंट 1 and 2 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर। सॉरी मैं इसे काट रहा हूँ, ठीक है। यही हमारा आंसर हो गया क्या कि स्टेटमेंट 1 and 2 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया, ठीक है। तो आई थिंक देखो पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट ही है। देखो मैंने अभी ये चीज़ आपको पॉसिबिलिटी बना के भी दिया। तो होता कभी कभी क्या है कि आप पता चले पॉसिबिलिटी बनाना भूल गए और वो पॉसिबिलिटी बनाने के बाद वो सही हो गया।
ठीक है, तो ये बस यहाँ पे ट्रिक होती है डाटा सफिशिएंसी में। बाकी आपको नोट करना पता चल गया होगा, आपको ये पता चल गया होगा कि इन दोनों को हमें इंडिविजुअल लेवल पर ट्रीट करना है। बाद में थर्ड स्टेप पे हमें क्या करना होता है, इन्हें हमें मर्ज करना होता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। कह रहे भैया 6 लोग हैं, 2 पैरेलल रोज में बैठे हुए हैं। ठीक है, रो जो 1 है उसमें जे के एल बैठे हैं और नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं। अब ये वाला सेटिंग अरेंजमेंट आपने पढ़ा होगा, पैरेलल रो वाला, है ना। यस, तो हमारे पास रो 1 है भैया। ठीक है, जे के एल बैठे हुए हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा नीचे बना देता हूँ उसको। ठीक है, मान लो ये रो 1 है और जे के एल बैठे हैं और किधर फेस कर रहे हैं, नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं। यहाँ कौन बैठा है, जे के एल। ठीक है, क्लियर है, यस। और रो 2 है हमारे पास, जिसमें एफ जी एच बैठे हैं और वो साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं। रो 2 जो है उसमें एफ जी एच बैठे हैं और वो साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं। ये 2 है और इसमें एफ जी एच बैठे हुए हैं। ठीक है, यस, और वो साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं। ठीक है भैया, कह रहे हैं ईच पर्सन इन अ रो फेसेस अ पर्सन इन द अदर रो, है ना। क्या कह रहे हैं भैया, हर रो में जो एक व्यक्ति बैठा है वो किसी ना किसी पर्सन को, दूसरे वाले पर्सन, दूसरी रो में बैठे व्यक्ति को फेस कर रहा है। ठीक है, यानी आमने सामने बैठे हुए हैं। हमसे कह रहा है हु फेसेस जी, तो भैया जी को कौन फेस करता है, ये सवाल हमसे पूछ रखा है कि जी को कौन फेस करता है। यानी ये समझ गए भाई, जी तो ऊपर बैठेगा, हमें पता है एफ जी एच ऊपर बैठे हैं तो जी तो ऊपर बैठेगा, और जी के सामने यहाँ पे नीचे कौन बैठेगा ये पूछ रहा है ना। जी किसको फेस कर रहा है ये पूछा हुआ है, समझ गए। अब हमें 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। जल्दी से नोट कर लेंगे, स्टेटमेंट 1 यहाँ नोट कर लो और स्टेटमेंट 2 यहाँ नोट कर लो। क्या कह रहा है भैया, कह रहा है एच फेसेस के, एच किसको फेस करता है, के को। एच भैया ऊपर बैठेगा, पता है, इतना तो हमें पता ही दिया उसने पहले ही। तो एच ऊपर बैठेगा, उसको वो किसको फेस कर रहा है, के को। ठीक है, और कह रहे हैं एल फेसेस एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच। एल किसको फेस करता है, एल नीचे बैठेगा, जे के एल है ना, एल नीचे बैठेगा। एल इमीडिएट नेबर ऑफ एच को फेस करता है। एल एच को नहीं फेस कर रहा है, एच को तो के फेस कर रहा है। एल फेस करता है इमीडिएट नेबर ऑफ एच, है ना। अब वो चाहे उसके इधर लेफ्ट में बैठे, राइट में बैठे, वो आपको देखना है। लेकिन इसने बस इतना बोला है कि एल जो है वो इमीडिएट नेबर को फेस करता है एच के। ठीक है, एल फेसेस एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच, है ना। एच के निकटतम पड़ोसी को एल फेस करता है। इतनी इन्फॉर्मेशन हमें पहले स्टेटमेंट में दी है। अगले में क्या दिए, जी सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द रो, है ना। जी भैया बैठता है एक्सट्रीम एंड में, अलग अलग ट्रीट करना है इन्फॉर्मेशन को एकदम। जी बैठता है एक्सट्रीम एंड में रो के। ठीक है, जे सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एल। जे आपको पता है जे और एल नीचे ही बैठे, नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, तो नॉर्मली लेफ्ट राइट जो होता है वही लगाओगे, है ना। जे सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एल। जे कहाँ बैठता है, एल के इमीडिएट लेफ्ट में बैठता है। जे सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एल। जे सिट्स, ये सीजल टीयर 2 के सवाल है, यहाँ मत सोचना कि बैंक से मैंने उठा लिया। जे सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एल, इतना हमें दिया। हमसे क्या पूछा था उसने सवाल में, जी किसको फेस कर रहा है ये पूछा था। अब पहले स्टेटमेंट के पास जाओ, पूछो भैया क्या तुम ये आंसर दे सकते हो कि जी किसको फेस कर रहा है। इन्होंने बस इतना बताया एच के को फेस कर रहा है और एल का निकटतम, एल फेस कर रहा है एच के निकटतम पड़ोसी को। इतनी इन्फॉर्मेशन तो भैया ये पता ही नहीं चल रहा कि जी किसको फेस करेगा, क्या पता चल पा रहा है, नहीं। इसका मतलब ये वाला आपका गलत हो गया। कौन सा, स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट ना। स्टेटमेंट 1 अलोन तो सफिशिएंट नहीं है भैया। अब जरा दूसरे पे आओ, क्या दूसरा ये बात बता पा रहा है कि जी किसको फेस कर रहा है। तो इन्होंने कहा है जी एंड में देखता है, क्या बोल रहे हैं, जी एंड पे बैठता है। अच्छा, जी आपको पता है ऊपर ही बैठेगा, तो यहाँ पे अब एक पॉसिबिलिटी और बन जाती है, क्या हमें ये नहीं पता जी कौन से एंड पे बैठेगा। ठीक है, मैं तो एक मिनट रुके, यहाँ से, हाँ ठीक है, हमें नहीं पता जी, तो हो सकता है जी इस एंड पे बैठे, हो सकता है जी इस एंड पे बैठ जाए, इतना हमें क्लियर है। ठीक है, और एक इन्फॉर्मेशन और इन्होंने दी है क्या कि जे जो है एल के इमीडिएट लेफ्ट में बैठता है। जे कहाँ बैठता है, एल के इमीडिएट लेफ्ट में। आपको पता है कि जो जे है और एल है दोनों नीचे बैठे हुए, नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं। अब कह रहा है जो जे है वो एल के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ है। अब भाई एल को आप यहाँ तो रख नहीं सकते, वरना इमीडिएट लेफ्ट में जे को बैठाओगे कहाँ पे, एल या तो यहाँ आएगा या फिर यहाँ आएगा। अब यहाँ आएगा तो जे यहाँ पे आएगा, लेकिन क्लियर नहीं ना एल की पोजीशन क्या है, वो यहाँ भी तो आ सकता है। इसी तरह यहाँ पे आप एल को यहाँ तो नहीं बैठा सकते, वरना जे को कहाँ बैठाओगे तो एल या तो यहाँ आएगा या फिर यहाँ आएगा। तो हमें नहीं क्लियर हो पा रहा है कि जी के सामने कौन बैठेगा। तो ना तो हम इससे इंडिविजुअली आंसर कर पाए, ठीक है, ना ही हम इससे इंडिविजुअली आंसर कर पाए, यानी ये वाला भी गलत हो जाएगा कि स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट, ये भी गलत हो जाएगा। क्लियर है। अब भैया इन दोनों को मर्ज कर दो, क्या इन दोनों को मर्ज करके आप आंसर कर पा रहे हो कि जी किस डायरेक्शन में देखता है, अब मर्ज कर दो जरा। तो दूसरे स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन से हमने ये इतना बना दिया था, ठीक है। अब जरा इसको यहाँ पे डालने की कोशिश करो। उसने कहा है कि एच के को फेस करता है और एच का कोई निकटतम पड़ोसी है जो एल को फेस करता है।
ठीक है, इस इतनी इन्फॉर्मेशन से आप बताओ क्या आंसर दे सकते हो। देखो ध्यान से देखो, तो भाई एच, उसने सबसे पहले यहाँ देखो एच का कोई निकटतम पड़ोसी एल को फेस करता है, ठीक है। अब हमें एल की पोजीशन क्लियर हो जाएगी, क्या हम एल को यहाँ लेंगे कि यहाँ लेंगे। भाई एक बात सोच के देखो, अगर आप एल को यहाँ लेते हो तो एच को फिर यहाँ आना पड़ेगा, है ना। एक मिनट की बात सुनिए मेरी, अगर आप एल को यहाँ लेते हो तो एच का निकटतम पड़ोसी एल को फेस कर रहा है, तो एच को फिर यही आना पड़ेगा, तभी उसका ये निकटतम पड़ोसी बचा और वो एल को फेस करेगा। और एच के सामने कौन आ जाएगा, एच के सामने के आ जाएगा, और नीचे कौन बचा, नीचे बचा आपका यहाँ पे जे के एल था ना, जे एल के सामने इधर जे था। तो हाँ, इससे तो हम बता पा रहे हैं आराम से, दोनों को मर्ज करके हम आराम से आंसर दे पा रहे हैं कि जी के सामने कौन बैठा है। सिंपल है, हमें दूसरी कंडीशन चेक करने की जरूरत ही नहीं, हमें आंसर हमारा मिल गया ना भाई। समझ गए कैसे करा मैंने, देखो ध्यान से देखिए। हमें ये क्लियर था भाई एल को हम यहाँ नहीं बैठा सकते क्योंकि एल के लेफ्ट में हमें जे को बैठाना है, ठीक है। तो एल या तो यहाँ आएगा या फिर यहाँ आएगा। अब आपको पता है अगर हम भाई समझ गए, आप एल को यहाँ क्यों नहीं ले सकते भाई, अगर एल को यहाँ लोगे तो एच को यहाँ लेना पड़ेगा। अब एच को यहाँ ले लिया तो जे को, भाई एल के लेफ्ट में जे बैठाते हैं लेकिन एच के सामने तो के बैठा है ना, तो एल को आप यहाँ नहीं ले सकते थे ना। इसका मतलब एल की पोजीशन फिक्स हो गई थी कि एल को आप यहीं पे लोगे, यहाँ पे, फिर एल के लेफ्ट में जे यहाँ पे आ जाएगा और आपको पता है एच यहाँ पे आएगा क्योंकि उसका पड़ोसी एल को फेस कर रहा है, एच के सामने कौन आ जाएगा के। यानी इससे हम आंसर कर पा रहे हैं कि हाँ जी के सामने जे बैठेगा, यानी दोनों को मिला के हम आंसर कर पा रहे हैं। यानी आप समझ गए, पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट पे आपको कमांड करनी पड़ेगी मेरे भाई, है ना। सो डेटा इन स्टेटमेंट 1 and 2 टुगेदर इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। दोनों को मर्ज करके हम आंसर कर पा रहे हैं कि हम कि जी के सामने कौन बैठेगा। क्या आप समझ पा रहे हैं, है ना। आई होप समझ आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आई होप अब आप समझ पा रहे होंगे इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है। मैं आपको इस सवाल दिखाता हूँ जल्दी से। क्या कह रहे हैं, 4 लोग हैं और वो स्ट्रेट लाइन में बैठे हुए हैं और साउथ की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। इतना बोला, 4 लोग हैं, 1 2 3 4 स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं और साउथ की तरफ देख रहे हैं, इतना बोला। अब स्टेटमेंट 1 दिया है और 2 दिया है। क्या बोला 1 में, क्या बोला, जल्दी जल्दी करेंगे आप, ठीक है। आई होप बेसिक्स क्लियर हो गया। कह रहा है ओनली टू पीपल सिट बिटवीन बी एंड डी। बी और डी के बीच में केवल 2 लोग बैठते हैं। ए सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। अच्छा, अब क्योंकि दोनों सब लोग साउथ की तरफ देख रहे हैं तो उसी हिसाब से बनाना। क्या कह रहा है, ए सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, तो लेफ्ट बी का इमीडिएट लेफ्ट तो इधर हो जाएगा ना, क्योंकि साउथ की तरफ उल्टा हो जाता है। हमारा जो लेफ्ट राइट होता है उसका उल्टा हो जाएगा साउथ में, जब आप साउथ की तरफ देख रहे हो तो, ठीक है। सो कह रहा है बी ए सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, इसका मतलब इस तरह से बैठेंगे ना, ए सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, ठीक है। अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन बी एंड सी। बी और सी के बीच में केवल 1 पर्सन बैठता है। बी और सी के बीच में केवल 1 पर्सन बैठता है, ठीक। ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन बी एंड सी। ए सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी। ए कहाँ बैठता है, इमीडिएट राइट ऑफ सी में बैठता है। तो ऐसे बनाओगे, क्यों ऐसे क्यों बनाओगे भाई, समझ गए ना। ये वाला कंडीशन जो इसने यहाँ पे बोला था क्या, कि ए जो है इमीडिएट लेफ्ट में बैठता है बी के, और इसमें बोला है कि ए इमीडिएट राइट में बैठता है सी के, है ना। ए सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी, तो इस तरह से बनाओगे क्योंकि साउथ की तरफ देख रहे हैं। अच्छा, हमसे सवाल क्या पूछा था उसने, हु इज सिटिंग एट द राइट एंड। राइट एंड में कौन बैठा है, हमसे पूछा था राइट एंड में कौन बैठा है। देखो कैसे आंसर करोगे। क्या हम स्टेटमेंट 1 से ये बता पा रहे हैं कि राइट एंड में कौन बैठा है, ध्यान से समझिए। उसने बोला है बी और डी के बीच में 2 लोग हैं और बी के लेफ्ट में ए है। बस इस तरह से बनाना है आपको। अगर इस तरह से बनाना है तो बी को आप यहाँ तो ले नहीं सकते, यहाँ पे ए बैठाओगे कहाँ पे, है ना, जगह ही नहीं बची। हाँ, इसका मतलब बी को फिर आपको यही लेना पड़ेगा। क्यों भैया, 2 छोड़कर डी भी तो लेना है और बी के इमीडिएट लेफ्ट में ए है। यानी इस बार भैया क्या हो गया, ए ने अकेले आंसर कर दिया। लेकिन अभी मत ऐसे रुकिए, अभी आपको पहले आप एक बार ऑप्शन चेक कर लो। इधर और वाला आंसर तो नहीं, इधर और वाला तो ऑप्शन तो नहीं है, क्योंकि है ना, फिर हम इसको भी चेक करें। तो यहाँ पे इन्होंने इधर और, हाँ इधर और दिया है भैया इन्होंने, है हाँ इधर और दिया। अगर इधर और दिया तो फिर हमें इसे भी चेक करना पड़ेगा। क्या ये इसने अकेले आंसर कर दिया, इसने अकेले आंसर कर दिया। अब हम इससे पूछते हैं स्टेटमेंट 2 से, क्या भाई ये बता सकता है कि राइट हैंड पे कौन बैठा अकेला। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो इसने बोला है कि बी और सी के बीच में 1 लोग है और सी के राइट में ए है, इस तरह से। तो भाई नहीं बता सकते हैं ना भाई, राइट हैंड कैसे बता दोगे, सी को कहाँ ले लें बताओ। मान लो सी को कैसे ले लें। अब ठीक है, सी को आप यहाँ नहीं रख सकते, जाहिर सी बात है, लेकिन सी को आप यहाँ रख सकते हो, जाहिर सी बात है ना। सी को आप यहाँ ले लोगे, है ना। सी को अगर यहाँ ले लोगे तो ए यहाँ आएगा और बी यहाँ आ जाएगा, लेकिन सी को आप इधर भी तो ले सकते हो, है ना। सी को आप यहाँ भी तो ले सकते हो, है ना। कहीं तो इससे तो नहीं बन पाया अकेला, ये तो आंसर नहीं कर पा रहा। इसका मतलब इस बार आंसर क्या होगा आपका कि ए ने अकेले आंसर कर दिया लेकिन 2 नहीं कर पाया, है ना। डेटा इन स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन व्हाइल डेटा इन स्टेटमेंट 2 इज नॉट, ठीक है। ए ने अकेले आंसर कर दिया लेकिन 2 अकेला आंसर नहीं कर पाया। क्या आपको ये बात समझ आ गई। अगर 2 भी अकेला आंसर कर देता फिर हमें इधर और लगाना पड़ता। क्लियर है, मैंने हर टाइप ले लिया। आई होप समझ आ गया होगा आपको, ठीक है।
ठीक है, आई होप समझ आ रहा होगा। मैं जल्दी से ये क्वेश्चन बता देता हूँ ताकि है ना, फिर मैं आपको फिर ये क्वेश्चन आपको लगाने को दे दूंगा खुद से, ठीक है। देखो क्या कह रहे हैं, 2 2 4 2 6 7 लोग हैं और एक रो में बैठे हैं, नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। अच्छा बना दो जल्दी से, 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं, 2 2 4 2 6 7 और नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, 6 7, ठीक है। अच्छा, हु इज स्टैंडिंग सेकंड टू द राइट ऑफ टी, टी के सेकंड राइट में कौन है, ये पूछा है, टी के सेकंड राइट में कौन है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या है, दूसरा लिखो जल्दी से, बताओ क्या है। कह रहा है यू इज स्टैंडिंग थर्ड फ्रॉम द राइट एंड, यू भैया थर्ड, समझे यू क्या है, राइट एंड से थर्ड पे है। राइट एंड से कैसे नोट करते हैं, राइट एंड से आर लिखा, एंड लिख दिया, राइट एंड से थर्ड पे है यू। अच्छा, एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, और यू क्या है, आर के सेकंड लेफ्ट में है, ठीक है, यस। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है क्यू इज स्टैंडिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ टी, क्यू इज स्टैंडिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ टी, क्यू इज स्टैंडिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ टी, हाँ, क्यू इज स्टैंडिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, और जो क्यू है पी के सेकंड लेफ्ट में है, बस ऐसे बोला है उसने, ठीक है। अब क्योंकि सारे नॉर्थ में देख रहे थे तो आप इसको यहीं पे लिख सकते थे, बाकी वरना अलग लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्यू इज स्टैंडिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, इतना बताया। हमसे पूछा क्या था, टी के सेकंड राइट में कौन है, क्या हम पहले से बता सकते हैं, उसने बस इतना बताया कि यू बैठेगा थर्ड राइट एंड से थर्ड नंबर पे और आर के लेफ्ट में यू है। यहाँ से हम कैसे बता दें कि टी के सेकंड राइट में कौन है, नहीं बता पा रहे ना। इसका मतलब क्या होगा, ये वाला तो ऑप्शन आपका गलत हो गया कि अकेला ए है ना, ए कहाँ गया, डेटा वन अलोन इज सफिशिएंट, नहीं ये तो गलत हो गया ना, ये तो सही नहीं है। हाँ, अब क्या दूसरा स्टेटमेंट उठाओ, इसको हटा दो भैया, इसको हटा दो, अकेला दूसरा उठाओ, क्या इससे आंसर कर पा रहे हो आप। इसने इतना बोला है कि पी के लेफ्ट में क्यू है और टी के राइट में क्यू है ना, बस इतना बोला है। क्या बोला है, टी के राइट में क्यू है, इतनी इन्फॉर्मेशन दी है उसने, इतनी, बस इतनी इन्फॉर्मेशन। क्या हम ये बता पा रहे हैं कि टी के राइट में कौन है, नहीं बता पा रहे, खाली है, बता ही नहीं पाएंगे। आप कहीं भी बैठा दो मान लो रो में, नहीं बता पाओगे, यानी दो भी अकेला आंसर नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब क्या बोलोगे, स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट, नहीं भैया स्टेटमेंट 2 अलोन सफिशिएंट नहीं है। अब जरा इन दोनों को मर्ज करके देखो, क्या इन दोनों को मर्ज करके हम बता पा रहे हैं। तो पहले स्टेटमेंट में क्या कहा था कि यू बैठा है राइट हैंड से थर्ड पे और आर के सेकंड लेफ्ट पे था। अब स्टेटमेंट 2 ने क्या बोला था कि टी के राइट में क्यू है और पी के लेफ्ट में है ना, ये बोला ना उसने। भाई कैसे इसको ऐसे नोट कर सकते हो कि भैया क्या, कि यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, और टी जो है टी के राइट में क्यू है और क्यू पी के लेफ्ट में बैठा है, तो इन तीनों को एक साथ ले सकते हो इस तरह से, है ना, टी क्यू पॉइंट पी ऐसे करके। तो भाई रखो जरा, क्या आप यहाँ पे टी को रख पाओगे, नहीं रख पाओगे, क्यों, क्योंकि क्यू को कहाँ पे लोगे, तो यहाँ पे टी को रख नहीं सकते है ना, ठीक है। क्या आप टी को यहाँ पे रख सकते हो, नहीं, क्योंकि टी के इमीडिएट हमें राइट में क्यू लेना है, तो यहाँ भी नहीं रख सकते। क्या टी को यहाँ रख सकते हो, टी को यहाँ रख सकते हैं ना, टी को यहाँ रख दोगे, क्यू आ जाएगा, एक छोड़कर आ जाएगा पी, है ना। लेकिन दिक्कत क्या है, टी की पोजीशन ये सिर्फ जरूरी थोड़ी यहीं पे बैठा हो, टी हो सकता है टी यहाँ पे बैठा हो, टी हो सकता है यहाँ पे बैठा हो, लेकिन यहाँ पे नहीं बैठ सकता, क्यों, क्योंकि क्यू के लेफ्ट क्यू यहाँ पे फिर एक छोड़कर पी नहीं ले पाओगे, तो यहाँ पे नहीं आ पाएगा, लेकिन टी यहाँ आ सकता है। यानी दो पोजीशन टी के लिए बन रही है, एक तो ये, एक तो ये। लेकिन समझ गए, दो पोजीशन बननी थी, तो अगर यहाँ पे हम लेते हैं तो क्यू यहाँ पे आएगा यहाँ पे, और एक छोड़कर पी यहाँ पे आ जाएगा, तो हम फिर भी नहीं बता पा रहे हैं कि यहाँ पे कौन बैठेगा। तो भाई हमारी दो बन रही है ना पॉसिबिलिटीज़, यहाँ पे हम टी की पोजीशन नहीं बता पा रहे हैं, टी की पोजीशन एक्चुअली कौन सी है, दो कंडीशन बन जाएंगी आपकी ना, यानी दो पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, आप नहीं बता पाओगे। भाई समझ गए, या तो टी, भाई समझ गए, या तो टी यहाँ बैठेगा, है ना, एक बार हम यहाँ ऊपर ले लेता हूँ चलो मैं, ठीक है, या फिर टी आ जा रहा है यहाँ पे, है ना, कि टी यहाँ बैठा, क्यू उसके राइट में आ गया और एक छोड़कर आ गया पी, ये बोला था, राइट, यस। इसी तरह टी यहाँ पे आया और क्यू यहाँ पे आया और एक छोड़कर आ गया पी, ऐसे। तो भाई आप बता ही नहीं पा रहे, आपको इस वाले में तो पता ही नहीं कि टी के राइट में कौन बैठा है, और इस वाले में बता भी दो मतलब टी के एक छोड़कर राइट में यू बैठा है, लेकिन आप टी की पोजीशन नहीं क्लियर है ना, टी कहाँ बैठेगा, टी की पोजीशन क्लियर है क्या, नहीं। इसका मतलब क्या है कि डाटा 1 एंड स्टेटमेंट 1 2 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। यानी अल्टीमेटली आप समझ गए कि आपकी पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट में बस कमांड होनी चाहिए, बाकी आप सारी चीज़ें कर लोगे। बात क्लियर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, बाकी मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा, ठीक है, K के खुद करो, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं पीडीएफ में आपको दे दूंगा, उस पर मैं आंसर बता दूंगा, ठीक है। क्लियर, आई होप आपको क्लियर हो गया। कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ मैं बोलूँगा जय हिंद एंड डू लेट मी नो योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।